क्या पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ लेकर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। दिन के बड़े मुद्दे पर संविधान के दायरे में हम चर्चा करते हैं और उससे जुड़े अलग अलग नजरिए आपके सामने रखते हैं। और अब आज के मुद्दे पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ होंगे, सुरेश जोशी प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बीजेपी के, किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, नवीन कुमार संविधान विशेषज्ञ, डॉक्टर एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जगदीप छोकर संस्थापक एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो चलिए बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए हम भारत के लोग शुरू करें संविधान की शपथ। मैं नाम ले रहा हूं अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। आने वाले चुनाव में के पहले कम से कम एक नया नेतृत्व मिल जाए। क्या मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, इस प्रदेश का विकास। उत्तराखंड में जिन तीरथ सिंह रावत का टिकट बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में काट दिया था, 4 साल बाद अब सीधे उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वो भी तब जबकि उत्तराखंड में बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है। विधानसभा की उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में से 57 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी उत्तराखंड में बीजेपी के पास 2/3 से ज्यादा का बहुमत। लेकिन बीजेपी ने अपने उनमें चुने गए एक भी विधायक को मुख्यमंत्री के पद के काबिल नहीं समझा और उत्तराखंड में अपनी सरकार की कमान सौंप दी तीरथ सिंह रावत को, जो 2019 में पिछला लोकसभा चुनाव पौड़ी गढ़वाल सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ऐसा भी नहीं है कि पैराशूट सीएम की ये कोई नई राजनीतिक परंपरा जो बीजेपी उत्तराखंड में शुरू करने जा रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा हो चुका है जब राज्य में किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद किसी नेता को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। हाल के साल में ऐसे पैराशूट सीएम वाले बड़े चेहरे कौन कौन से, इस पर एक नजर डालिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद 2019 में सीधे मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में कमलनाथ लोकसभा सांसद रहने के दौरान 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सांसद थे, उस दौरान 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम बनाए गए योगी आदित्यनाथ। इसीलिए आज संविधान की शपथ में हम सवाल पूछ रहे हैं कि पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है। इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर एक पोल लॉन्च किया है। आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में आज के पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब आज के मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय जी इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं सुरेश जी आपसे जानना चाहती हूँ, सर, उत्तराखंड में 70 सीटों में से 57 सीटें आपकी पार्टी के नेताओं ने जीती, 57 विधायक आपके पास, उनमें से सर एक भी विधायक आपको इस काबिल नहीं लगा कि वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? पैराशूट सीएम की जरूरत क्यों? देखिए, पहली बात तो राजनीतिक दलों के अंदर जो चिंतन मंथन होता है उसके बाद ही जो है कि मुख्यमंत्री के चेहरे चुने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को ही हमेशा जो है कि मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया जाता है। ये देखिए, जो आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय तीरथ जी बने हैं, उनके बारे में ये कहना कि भाई पैराशूट कैंडिडेट हैं, ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल ही एक ऐसा शब्द है कि जिसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के एक ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने बचपन से लेकर के आज तक इस भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को खड़ा किया है। सुरेश जी, लेकिन मैंने तो बहुत सोच समझकर पैराशूट सीएम का इस्तेमाल किया है सर। 2017 में आप लोग उनको टिकट तक नहीं देते हैं सर, और फिर अचानक से एक मुख्यमंत्री को रिप्लेस करने के लिए आप दिल्ली से जो सांसद बन चुके हैं उनको ले आते हैं और वहां पर सीएम बना देते हैं। किशोर उपाध्याय जी, क्या तीरथ सिंह रावत के लिए पैराशूट सीएम ये शब्द नहीं बोलना चाहिए? जी मैं भी सुरेश जोशी जी की बात सुन रहा था।
जी। और वो बहुत ही विद्वान मेरे साथी हैं, हमने बहुत सी डिबेट में भाग लिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कार्यकर्ता की बात की है, ये बताने का काम करेंगे कि भुवन चंद्र खंडूरी जी कब से जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता हुए, जब उन्होंने 2007 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। और मैं इस तरह के आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से जनमत का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उत्तराखंड में किया है। और जिस तरह से जनमत का अपमान हुआ है, विधानसभा चल रही थी, आपने विधानसभा को जो है एकदम जो है उसका सत्र का अवसान करके और सारे विधायकों को भराड़ी सैन, जो आप इतना बड़ा अपना बता रहे थे कि हमने बड़ी भारी उपलब्धि दी है उत्तराखंड को, आप जो है देहरादून विधायकों को ला रहे हैं, उसके बाद दिल्ली विधायकों को ले जा रहे हैं। और उसके बाद इस तरह से मेरे ख्याल से 57 विधायकों में से एक भी नहीं मिला आपको कोई। वही तो हैरानी की बात है कि 70 में से 57 सीटें आप लोग जीतते हैं सर। 57 विधायकों में से सुरेश जोशी जी एक पर भी भरोसा नहीं। मतलब डबल इंजन की सरकार के जो नारे देते हैं आप लोग, तो वो डबल इंजन दोनों दिल्ली से ही चाहिए। रोमाना जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। पहला विषय तो ये। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि 57 विधायकों का, हमारे जितने मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बने वो सब, अगर हम इनकी बात करें, भगत सिंह कुशवाहा जी की बात करें, नित्यानंद स्वामी जी की बात करें, या उसके बाद हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, तो सभी लोग विधायक थे। त्रिवेंद्र जी भी खुद विधायक थे। लेकिन कोई भी निर्णय पार्टी देश काल परिस्थितियों के आधार पर लेती है। आज जो पार्टी को उचित लगा, मेरे केंद्रीय नेतृत्व को उचित लगा कि इस समय की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां उस कार्यकर्ता के लिए ठीक हैं जिस कार्यकर्ता को आज मुख्यमंत्री बना के भेजा गया। जो कांग्रेस के मित्र बार बार ये रोना रो रहे हैं कि साहब इन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने अपना विनियोग विधेयक में दिक्कतें आ गई, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इन 4 वर्षों के अंदर जिस अर्थव्यवस्था को ये छोड़ के गए थे, जो सड़कों की हालत प्रदेश के अंदर सर, थी, मुद्दों पर बाद में पानी बिजली की हालत मुद्दों पर प्रदेश बाद के में अंदर आएंगे। थी। पहले पैराशूट सीएम वाली बात कर ली जाए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि किशोर उपाध्याय जी को भी आना चाहिए। किशोर उपाध्याय जी, जो सुरेश जी ने यहाँ पर बात की कि साहब ठीक है, बड़ा तकलीफ हो रही है कांग्रेस को कि साहब विधायक नहीं थे और सांसद से लाकर सीधे यहाँ पर ताजपोशी कर दी गई है मुख्यमंत्री के तौर पर। आप लोगों ने क्या किया था सर? सर, आप लोगों ने क्या किया था? विजय बहुगुणा का नाम याद है या नहीं याद है? नहीं, निश्चित रूप से मुझे विजय बहुगुणा जी का नाम याद है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत ही विनम्रता के साथ सुरेश भाई से, आपने हमारे बहुत ही सम्मानित नित्यानंद स्वामी जी का नाम लिया। नित्यानंद स्वामी जी हमारी पार्टी से इनकी पार्टी में गए थे 2000 में, और हमने उनका विरोध नहीं किया। उनका विरोध खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया कि ये बाहर के आदमी हैं। मैं और हरीश रावत जी उस समय नित्यानंद जी के साथ खड़े हुए कि नहीं, जो उत्तराखंड का रहने वाला है उसको आप बाहरी कैसे कह सकते हैं। तो जो 2000 में इन्होंने यहाँ परिपाटी डाली, इस समय जाकर के 2021 में जो है उसको ये पूरी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अपमान यहाँ की उत्तराखंड की जनता का हुआ है, इसमें एक बहुत बड़े उसकी जरूरत है इंक्वायरी की कि क्या इनको डर था कि भराड़ी सैंड में इनकी सरकार गिर जाएगी, जो इस तरह से इन्होंने बजट वहां पास करवाया, या इसमें कहीं त्रिवेंद्र रावत जी कोई बड़े भारी घोटाले में जो है शामिल थे। सुरेश जी, बड़ा सवाल यही है सर कि फिर पैराशूट सीएम की जरूरत क्यों पड़ रही है सर? क्या पूरी तरीके से ये माना जाए कि 0 त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, 0 उनके सारे मंत्री, 0 बीजेपी के सारे चुने हुए विधायक उत्तराखंड के अंदर, कि आप बाहर से दिल्ली से एक सांसद को लेकर आ रहे हैं? देखिए रोमाना जी, मैं पहले बात यह है कि अपने मित्रों का जवाब दे दूं। उनके 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बने। पहले नारायण दत्त तिवारी जी थे, इनसे पूछे क्या वो विधायक थे। दूसरे विजय बहुगुणा जी बने, क्या वो विधायक थे। तीसरे हरीश रावत जी बने, वो भी क्या विधायक थे। आज ये जो हमारे ऊपर इस तरह का आरोप या इल्जाम लगाने की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि भाई पहले अपना घर देख लीजिए, क्या घर दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन आपका जो प्रश्न है, आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर आपके लोग 0 थे। हम 0 थे या हीरो थे,
या जीरो हैं या हीरो हैं, इस बात का जो परिणाम है आप और हम जब अगली बहस करेंगे 2022 के चुनाव के बाद, तो उस दिन हम प्रदर्शित करके दिखा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं। मतलब आपकी सारी रणनीति जो है वो सारी रणनीति आपकी चुनाव के मद्देनजर है। उसके लिए भले ही नकार दिया जाए उन 57 विधायकों को जिन्हें जनता नहीं चुना था सर, लेकिन आप एक सांसद का इस्तीफा कराएंगे और उसको सीएम बनाएंगे प्रदेश में। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो ये बताऊं, हमने कोई जनादेश का अपमान नहीं किया है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो प्रजातंत्र है, वो जो हमको इजाजत देता है, जिस संविधान की आप अभी ये इस विषय को लेकर के आप और हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपका जो कार्यक्रम है, तो वो संविधान हमको इजाजत देता है, हमारी डेमोक्रेसी हमको इजाजत देती है कि हमको किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर करके धीरज जी को मुख्यमंत्री बनाया। सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही कि ये कदम जो है वो पूरी तरीके से संविधान सम्मत कदम है। लेकिन मैं फिर बताती हूँ अपने दर्शकों को कि बावजूद इसके मैं ये बहस क्यों लेकर आई हूँ। मैं ये बहस इसलिए लेकर आई हूँ सर, क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से और आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जाता है एक देश एक चुनाव। अब मुझे आप ये बताइए सर, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं तो वो क्या महज एक जुमला है? उसकी बुनियाद कहीं से तो रखी जाएगी। एक देश एक चुनाव की बात आप लोग करते हैं और हालात इस तरीके से पैदा कर देते हैं कि एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए दो सीटों पर चुनाव कराया जाए। अब वो सांसद वाली सीट जो खाली होगी वहां पर भी चुनाव होगा, अब यहां से विधायक भी उन्हें चुना जाना पड़ेगा। 2 चुनाव होंगे या नहीं होंगे? देखिए रोमाना जी, मैंने पहले भी कहा कि भाई कोई भी राजनीतिक दल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेता। आज की परिस्थितियां जो प्रदेश की थी या जो पार्टी को उचित लगा, उस पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने विचार कर करके ये काम किया है। ये कोई पहली बार देश में नहीं हो रहा है। पार्टी गिर गई पहली बार अगर ऐसा देश मतलब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती, अगर 57 विधायकों में से किसी की ताजपोशी आप लोग कर देते तो क्या बगावत हो गई थी? उत्तराखंड बीजेपी में क्या बगावत हो गई थी? रोमाना जी, कोई बगावत नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 57 विधायक, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी एकजुट हैं। सुरेश जी, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है किशोर जी आपको तो बेहतर समझनी चाहिए सर। आप लोग भी तो ऐसे ही फैसले लेते रहते हैं, इसमें कौन सा नया है सर? अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में इसी तरीके का फैसला आप लोगों की तरफ से भी लिया गया था, वो तो सरकार चल नहीं पाई। सांसद ही थे सर कमलनाथ, इस्तीफा देकर ही मुख्यमंत्री बने थे, याद है ना? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। आप एक चीज देखिए, जिस तरह से हमारे जोशी जी जो है स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप एक चीज देखिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप आनंद फानंद में जो है बजट पास करवा करके और सत्रावसान कर देते हैं और अपने मुख्यमंत्री को बदल देते हैं, इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड की जनता को ये जानने का हक है कि भाजपा के लोगों, हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो निर्णय लेते हैं कि भाई ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई कि 57 के विधायकों की विधानसभा में क्या आपकी सरकार गिर रही थी, आपने उत्तराखंड के जनमत का क्यों जो है अपमान किया है। और ये 57 नहीं, ये 60 हैं वहां विधानसभा में, इंडिपेंडेंट भी इनको जो है वो समर्थन दे रहे हैं। तो 60 की विधानसभा का आपने क्यों अपमान किया? आपने भराड़ी सिंह की भावना का क्यों अपमान किया है? कांग्रेस भी तो ये करती आई है, वही तो मैं कह रही हूँ। आप तो समझते होंगे सर इन परिस्थितियों को, जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं कि चुने हुए विधायकों में से नहीं बल्कि किसी सांसद को इस्तीफा दिलाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, प्रदेश की कमान सौंप दी जाती है। कमलनाथ, मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। नहीं, हम इसीलिए हम उत्तराखंड में 11 पर आ गए ना। तो अगर हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी? ठीक है, आपने स्वीकार किया, आपने स्वीकार किया कि ये जो कदम मध्य प्रदेश में उठाया गया था वो गलत कदम था। सुरेश जोशी जी, क्या आप मानेंगे कि आप लोगों ने कांग्रेस वाली गलती दोहराई है उत्तराखंड में? नहीं, नहीं, आप मुझे बताइए, हमारे नेतृत्व के द्वारा आज की परिस्थितियों के आधार पर हमने ये निर्णय किया है और ये निर्णय एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना करके लिया है और इस निर्णय के पीछे सर्वानुमति है। सर, क्या वो विधायक जो आपके सिंबल, आपकी पार्टी के टिकट पर जीत कर आया, क्या वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है? वो भी तो आपकी पार्टी का ही कार्यकर्ता है सर। 57 विधायक है सर, 57 विधायक है।
2017 में जनता ने उन पर विश्वास जताया सर। उसके बाद चलिए ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत से नाराजगी, पर उनका मंत्रिमंडल सर, उसमें भी आपको कोई ऐसा नहीं लगा जिस पर भरोसा किया जा सकता हो? मतलब एक मुख्यमंत्री के लिए अब दो चुनाव का भार जो है वो जनता को सहना पड़ेगा। मतलब अब विधानसभा के लिए चुना जाना पड़ेगा तीरथ सिंह रावत को, और वो जो संसदीय सीट खाली करेंगे वहां के लिए भी चुनाव होगा। और बात आप लोग करते हैं सर एक देश एक चुनाव की, ये विरोधाभास नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? देखिए रोमाना जी, ये कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो हमारे 57 विधायक हैं वो हमारे सब सर्वमान्य विधायक हैं, वो अपने अपनी विधानसभाओं के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी का उन सब पर भरोसा है, पार्टी को उनकी कार्यक्षमता पर जो है कि एक कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह कहीं दूर दूर तक नहीं लगा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसी उत्तराखंड की जनता ने 2017 में जिन विधायकों पर भरोसा जताया था, मतलब आप ये कह रहे हो उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है जो वो सपने को साकार कर देता? कम से कम इतना तो मानिए जनाब कि उत्तराखंड के हित का नहीं, ये बीजेपी के हित का लिया गया फैसला है। समय मेरे पास इतना ही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। समझना होगा आपको इस बात को कि अगले साल मतलब 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड में ये बीजेपी का सियासी प्रयोग कितना सार्थक होगा, इसके बारे में तो अगले साल ही चुनाव के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आज इस बड़े सवाल को हम उठा रहे हैं कि साहब, एक चुने हुए जनादेश मैंडेट के बावजूद एक थोपा हुआ एक पैराशूट सीएम क्यों? इसी मुद्दे का संवैधानिक पहलू समझने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ नवीन कुमार इस वक्त मौजूद हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। देखिए, ये फैसला संविधान सम्मत तो है, संविधान में ये व्यवस्था है कि संवैधानिक पद पर बैठने वाले को 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी सर कि संविधान निर्माताओं ने किस सोच के साथ ये व्यवस्था बनाई होगी, क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है कि राजनीति में बैकडोर एंट्री के जरिए वो सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचने का ये महज एक जरिया बन चुका है। नहीं, संविधान निर्माताओं का जो है ये सोच रहा होगा कि विधायक, आधे से अधिक विधायक किसी भी योग्य व्यक्ति को अपना समर्थन देते हैं तो इस कंडीशन पे कि उसको 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बन जाना है, उसको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने इसको जो है किसी तरह से संकुचित करने का ये सोचा होगा। उन्होंने सोचा कि इसको बृहत रहने देते हैं, जो भी योग्य होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, बशर्ते कि उसको आधे से अधिक विधायकों का समर्थन मिले हो और वो 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बन जाए। तो अभी इसमें सुधार, तो इसमें राजनीति अपनी जगह पर होगी, बट संविधान जो है ये सोच के बनाए गए। मेरे समझ से इसमें संविधान में कोई सुधार की जरूरत नहीं है। जब तक आधे से अधिक विधायकों का समर्थन मिला है और वो आदमी यदि बहुमत उसके पास है तो उसको मुख्यमंत्री बनने में कोई वो नहीं है, बशर्ते कि वो संविधान में अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, अयोग्य बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन दरअसल दिक्कत ये है कि वो विधायकों के मन की भी हो रही होती है या फिर पार्टी आलाकमान वही सारे फैसले ले रही होती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है। उत्तराखंड में 2/3 से ज्यादा बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया सीएम बना दिया। तीरथ सिंह को आज सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने औपचारिक तौर पर तीरथ सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन उत्तराखंड के इस सियासी उठापटक पर देश में सियासी चर्चा गर्म हो गई है। देश के एक छोटे से राज्य उत्तराखंड को अपनी स्थापना के इन 20 साल में आज 10वां मुख्यमंत्री मिला। उत्तराखंड में इन 20 साल में सिर्फ एक सीएम नारायण दत्त तिवारी ही 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाए, यानी बाकी के जो 15 साल हैं उसमें उत्तराखंड में 9 मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया और बनाया गया। तिवारी के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो बाकी के मुख्यमंत्री औसतन 1.5 या 1.25 साल ही अपने पद पर रहे हैं। तो क्या पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है? ये चुनाव सुधार से जुड़ा एक तरीके से सिद्धांतिक सवाल है जिस पर मैं चर्चा कर रही हूं, और जब इस पर बात हो रही है तो फिर इस मामलों को निर्वाचन आयोग से बेहतर भला कौन समझ सकता है। राजनीति में इस तरीके की पैराशूट एंट्री पर रोक लगाने के लिए क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ खास मेहमान देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं सर, 70 में से 57 विधायक होने के बावजूद
अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के लिए किसी ऐसे नेता को लाना पड़े जो विधायक ना हो, सांसद हो, जबकि जनादेश उन 57 विधायकों के पक्ष में है, तो क्या इसे एक तरीके से जनादेश का अपमान नहीं कहा जाएगा? आप ठीक कह रही हैं कि एक तरीके से ये 57 लोगों में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि उनमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है, तो ये कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनता नहीं। लेकिन कानून में इसके इजाज़त है, कोई उल्लंघन नहीं है, क्योंकि बाहर से लाके और उसको 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़वाना ये कानून की रिक्वायरमेंट है, और जो अब किया जाएगा, जिसकी वजह से मतलब एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शन होंगे कि एक इलेक्शन तो होगा चीफ मिनिस्टर के लिए, विधानसभा का। तो सर ये जो कदम है, जैसा आपने बताया, ये संविधान सम्मत कदम है। अब नेता को 6 महीने में किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है, उसके लिए अब चुनाव भी होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस प्रावधान में एक बड़े सुधार की अब जरूरत महसूस की जा रही है, सुधार होना चाहिए? जी नहीं, ये आपने ठीक कहा कि एक तो कानून में ये है कि अगर कोई वैकेंसी होती है विधानसभा या पार्लियामेंट के आखिरी 12 महीने में, तो चुनाव आयोग उसका इलेक्शन नहीं कराता, सिवाय एक एक्सेप्शन के कि अगर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन इन्वॉल्व है, तो उसमें चाहे 2 महीने भी बचे हुए हों हाउस के, तब भी हमें इलेक्शन कराना होता है। तो उस जो प्रोविज़न है उसका फ़ायदा इसमें उठाया जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि इसकी वजह से अब एक नहीं बल्कि 2 इलेक्शन होंगे। एक तो विधानसभा में एक इलेक्शन होगा और एक इलेक्शन लोकसभा की वैकेंसी का होगा। तो आज के परिस्थितियों में जबकि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात की जाती है, और उसकी लॉजिक क्या दी जाती है कि बार बार इलेक्शन बहुत ख़राब चीज़ है, उसमें ख़र्चा बहुत होता है, उसमें बार बार मॉडल कोड लगता है, तो सारे काम ठप हो जाते हैं, मंत्रियों के सारे दफ्तर बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कैंपेन में निकल जाते हैं। तो यही बात अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो दी गई सारी लॉजिक यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है कि उस लॉजिक को फॉलो नहीं किया, तो उस लॉजिक की सिंसियरिटी पे फिर शक हो जाता है कि अगर वाकई इलेक्शन आप कम कराना चाहते हैं, खर्चे कम कराना चाहते हैं, आपके मंत्री आपके वर्करों को का काम टाइम बचा रह जाए कराना चाहते हैं, तो फिर ये क्यों, ऐसी सूरत क्यों? तो उस लिहाज से ये वाकई ज़्यादती है कि बार बार वोटर को भी आना पड़ता है, इलेक्शन की वजह से कुछ काम स्टैंड स्टिल होता ही है। तो पॉलिटिक्स के वजह से जनता को असुविधा हो, ये तो ठीक नहीं है। तो जैसे कि एक डिमांड होती है कि कोई भी कैंडिडेट 2 जगह से न लड़ा करे, क्योंकि अगर दोनों से जीत गया तो एक जगह बाई इलेक्शन दोबारा से करना पड़ेगा। तो और बड़ी डिमांड है, साल से चल रही है, और हर पार्टी ने जब वो अपोजिशन में होते हैं जब डिमांड करते हैं कि भाई सिर्फ एक जगह से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो, बड़ी अच्छी डिमांड है ये। इसी तरह यहाँ ये भी डिमांड हो कि भाई आपके पास इतने सारे MLAs हैं, उनमें से आप किसी को बनाइए ताकि एक नहीं 2 इलेक्शन न कराने पड़े। इसकी तरफ विचार की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपकी बात से मैं ये समझ पा रही हूँ कि वो एक देश एक चुनाव, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लेकर वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्थ, वो वाला हिसाब किताब फिलहाल लगता है। तो कम से कम अगर हम एक देश एक चुनाव की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद में ये राजनीतिक नफे नुकसान के लिए ये नेताओं को ताश के पत्तों की तरह फेंटने के चक्कर में जो चुनाव की नौबत आती है, उस पर रोक लगे, ये वो पहला कदम हो सकता है इस दिशा में, कुरैशी साहब? जी, जैसे मैंने कहा कि अगर वो डिमांड एक देश एक चुनाव का सिंसियर है, और उसकी जो लॉजिक, उसकी जो रीज़न दिए जाते हैं कि किस वजह से ये एक ही चुनाव होना चाहिए, कि बार बार इलेक्शन में ख़र्चा होता है, टाइम बर्बाद होता है, लोगों की नॉर्मल लाइफ डिसरप्ट होती है। अगर ये वाकई आपके जेन्युइन कंसर्न है, तो वो जेन्युइन कंसर्न अभी क्यों भूल गए? जी, तो ऐसी सूरत में तो वो एक 2 जगह इलेक्शन होगा, मॉडल कोड लगेंगे, काम सब ठप होंगे, खर्चे होंगे, तो ये इस डिमांड की सिंसियरिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए संविधान की शपथ में। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी साहब का साफ कहना है कि वाकई एक देश एक चुनाव को लेकर नेता अगर गंभीर हैं, तो कम से कम अपनी सियासी सहूलियत के चक्कर में बार बार ये जो चुनाव होते हैं, इस पर तो रोक लगाने की पहल करें।
अब इस मुद्दे पर आगे बात करने के लिए एक और खास मेहमान एडीआर के संस्थापक जगदीप झोकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जगदीप जी, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि चुनाव तो इसलिए होते हैं ना कि भाई जनता अपनी पसंद से तय कर सके कि वो किस तरीके की सरकार, किस तरीके के नेता को चाहती है, लेकिन यहाँ तो संविधान में जो व्यवस्था है उसकी आड़ लेकर पार्टी आला कमान अपनी इच्छा ही जनता पर थोपने में लगी हुई है। सर, वक्त आ गया है कि ये पैराशूट एंट्री पर अब रोक लगाई जाए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। होना तो ये चाहिए कि जो विधायिका के सदस्य हैं उत्तराखंड में, वो एमएलए लोग मिल के फैसला करें कि किसको वो अपना नेता चुनना चाहते हैं। लोकतंत्र तो उसी में है। ये जो लोकसभा के सांसद को वहाँ से उठा के उनको भेजा जा रहा है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये पार्टियों की जो पकड़ है ज़बरदस्ती राजनीति पे, उसका नतीजा है। उत्तराखंड का मामला जिसका अभी आपने जिक्र भी कर दिया, जिसे लेकर हम आज की चर्चा कर रहे हैं कि भाई लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत, अब उनको सीएम बना दिया, अब उनकी सीट पर भी उपचुनाव होगा। अच्छा, उन्हें खुद विधानसभा में चुना जाना है, वो एक चुनाव होगा। मतलब एक मुख्यमंत्री बदलने के चक्कर में दो चुनाव। दो क्यों? एक तो जब वो एमएलए बनेंगे वहां एक आदमी रिजाइन करेगा, फिर वो कहीं और से कोशिश करेगा बनने की, या उसको कुछ और बनाया जाएगा, और एक लोकसभा का चुनाव होगा। तो ये मेरे ख्याल में तो जो इस तरह के गैर ज़रूरी चुनाव होते हैं, इनके खर्चे पॉलिटिकल पार्टियों को या उम्मीदवारों को के ऊपर जाने चाहिए। जैसे कि वो कई दफ़ा कहा जाता है कि अगर 2 क्षेत्रों से कोई उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और बाद में एक से रिज़ाइन करे तो उसका इलेक्शन का खर्चा उसको देना चाहिए। ये हमारा जनता का पैसा ही तो खर्च हो रहा है इस पे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर इस तरीके के प्रावधान में संशोधन की जरूरत आपको, हमें, आम लोगों को महसूस होती है। नेता क्यों इसकी तरफ से आंख मूंदे रहते हैं सर? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जो राजनीति है वो कोई भी पार्टी, और मैं तो कहता हूँ कोई भी नेता देश हित में या जनहित में राजनीति नहीं कर रहा है। सब अपने अपने व्यक्तिगत हित में, या अपने रिश्तेदारों के हित में, या अपने दोस्तों के हित में, या कभी कभी अपनी पार्टी के हित में राजनीति करते हैं जी। तो जनता के हित का और देश के हित का तो आजकल किसी को सूझता ही नहीं है। चलिए सर, ये तो इतना बड़ा आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया है कि अब इसके बाद और आगे बात क्या बढ़ाई जाए। जनता खुद ही समझदार है, दर्शक खुद समझदार हैं जो इस वक्त ये शो देख रहे होंगे। मैं तो ये स्टेटमेंट देता ही रहता हूँ कोई। हाँ, पर बड़ी बात जगदीप झोकर साहब कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर इस दौरान जिस तरीके की राजनीति देखी जा रही है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी देश हित की राजनीति कर रहा है। हर कोई अपने हित की या ज्यादा से ज्यादा पार्टी हित की ही राजनीति कर रहा है। उसी का ये नतीजा कि खमियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, जिस तरीके के प्रावधान को लेकर चर्चा की जानी चाहिए थी, जिस तरीके के संशोधनों को लेकर कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, और ये वो तमाम संशोधन है जो देश हित में साबित होते, इन पर सब नेताओं की तरफ से चुप्पी साधी गई। आखिर यहाँ पर नेता क्यों नहीं आगे आकर पहल करते और बोलते हैं? आज का हमारा सवाल, क्या पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर एक पोल लॉन्च किया था और अब पोल के आंकड़े आपको दिखाने का वक्त आ गया है। 61% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है कि हाँ, ये चुनावी जनादेश का अपमान है। हालांकि 39% ने ना में जवाब दिया है। तो आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं, वहीं जाकर आप वोट कर सकते हैं। तो क्या पैराशूट सीएम चुनावी जनादेश का अपमान है? आज इसी मुद्दे पर हमने चर्चा की और आज की चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। देखिए, एक तरफ एक देश एक चुनाव का नारा और दूसरी तरफ अपने सियासी फायदे के लिए चुनाव के हालात बना देना। इस विरोधाभास को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार की पहल होनी चाहिए। तो संविधान की शपथ में आज इतना ही। कल रात 10 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी।